नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं रुति सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर सहायक आचार्य 1 to 5 के एक और वीडियो के साथ मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि सहायक आचार्य की जो एग्ज़ाम हुई है वो लगातार हुई है। मैंने 13 जून की एग्ज़ाम की सेकेंड शिफ्ट की वीडियो बनाई है। ये है 14 जून की, जो आप देख रहे होंगे 14 जून लिखा हुआ है। 14 जून सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरे बायोलॉजी की सेट जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका सेट 4 का प्लांट किंगडम टॉपिक है, आ चुका है। नहीं देखा है जाके ज़रूर देखें। आइए बिना समय गवाए क्वेश्चंस पे आते हैं। और आज मैंने मिक्स क्वेश्चंस लाया है। आप लोग बहुत कह रहे थे कि मैम मिक्स क्वेश्चन लाइए, तो आज बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन है, ओनली बायो के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मिनट शुरुआत पहले कर लेते हैं, अंत तो अच्छा होगा ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एटीपी स्टैंड्स फॉर, एटीपी किसके लिए, मतलब एटीपी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, एटीपी आपको पता होगा कि एटीपी क्या होता है। जो सेल होते हैं, जो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें एनर्जी सेल्स एज ए स्टोर रहते हैं, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, देखिएगा सारे में ट्राइफॉस्फेट कॉमन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं ट्राइफॉस्फेट है, और ये कंफ्यूज करने के लिए ही आपको सब में ट्राइफॉस्फेट लगा दिया गया है। लेकिन अगर आप पहला वाला नाम अगर अच्छे से आपको याद होगा तो आपको बाकी सारे को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी का फुल फॉर्म या एटीपी स्टैंड्स फॉर। अजय नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द शेप ऑफ द रेन, एक मिनट इसको इधर कर देती हूँ, पिक्चर मेरा छुपा दे रहा है। चलिए, द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ये कौन सा, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि चारों में से वो कौन सा चीज है जिसकी वजह से रेन का ड्रॉप्स, मतलब वर्षा की बूंदें जो होती है वो स्फेरिकल गोलाकार में होती हैं, क्यों और किस लिए होती हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही वर्षा, मतलब बारिश की जो बूंदें होती है, आप देखे होंगे जब बारिश गिरता है तो बूंद बोलते हैं ना कि बूंद बूंद बारिश गिर रहा है, तो वो बूंदें क्यों होती है, बूंद में क्यों गिरता है। एक्चुअल में तो जो आपका क्लाउड्स रहता है वो एक साथ एक बार भी बौछार बना निकाल सकता है या बरसा सकता है, लेकिन बूंद बूंद में गिरती है। बूंद बूंद में गिरने का रीज़न क्या है, होता क्या है, और उसका रीज़न है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन में क्या होता है कि वो जो सरफेस टेंशन क्या करता है, लिक्विड का ना स्फेरिकल शेप होल्ड करता है, लिक्विड का स्फेरिकल शेप को स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, मतलब वो क्या होता है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है। एक ही बार में अगर गिर जाएगा तो इंसान तुरंत नहीं भीग जाएगा, या फिर कोई भी एक ही बार में अगर धड़ाक से अगर पानी, अगर जैसे बाल्टी में पानी लिया और उछल दिए, ठीक है, क्या बूंद बूंद में नहीं गिरा रहे, एक बार में ही उछल दिए, तो क्या होता है कि सामने वाला इंसान या जो भी चीज़ है वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, भीग जाएगा। अब जरा सोचिए आसमान कितना बड़ा है, अगर इतने बड़े आसमान से एकदम अचानक से अगर गिर जाए पानी पूरा का पूरा, तो कितनी ज़्यादा यहाँ बूंद बूंद में अगर 24 आवर्स अगर यहाँ बूंद बूंद में अगर एक दिन में अगर यहाँ पे एक डे में, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, बस एक दिन में 24 आवर्स में अगर बारिश हो रही है तो ये हाल हो रहा है, और अगर एक ही बार में उतनी सारी पानी गिर जाएगी तो क्या हाल होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो बारिश की जो शेप होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में क्या होती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। ठीक है, और ग्रेविटी फ्लैटन्स करती है और स्ट्रॉन्ग करती है सरफेस एरिया को, जो कि द स्ट्रॉन्गर द सरफेस टेंशन मोर स्फेरिकल द ड्रॉप, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्फेरिकल शेप के। ठीक है, और नीचे अगर पिक्चर्स में तो आपको दिखाने के लिए बना ही दिया है, मैंने लाया ही पिक्चर्स देखने के लिए, क्योंकि ये है साइंस में जितना आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा। मैथ्स नहीं है कि भाई सॉल्व कर दिए हो गया। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप तो आपने देखा ही होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अल्कोहल क्या है, व्हाट इज अल्कोहल। आय हाय क्या क्वेश्चन है, ओए होए क्या क्वेश्चन है। अल्कोहल क्या है,
ये कोई पूछने वाली सवाल है, बताइए तो। ये आई है सहायक आचार्य 1 to 5 की जनरल साइंस में क्वेश्चन है, मैं खुद से बना के नहीं लाई हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्कोहल क्या है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूट्रिएंट, ड्रग, अ टाइप ऑफ फूड यूज फॉर नरिशमेंट, नन ऑफ दीज। हिंदी में पढ़े तो पोषक तत्व, दवा, भोजन जिनका उपयोग पोषण के लिए किन लिखा हुआ है के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रिएंट तो ये बिल्कुल नहीं होता है, अल्कोहल कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जाता है। तीसरा इसको रखते हैं, जो आंसर है उसको रखते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि टाइप ऑफ फूड यूज फॉर नरिशमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये वो खाना होता जिससे नरिशमेंट मिलता, बॉडी डेवलप्ड होता, तो भाई इंसान उसको कितना अच्छा से खाता पीता, लेकिन फिर भी पीता खाता है ही इंसान नहीं है फिर भी, ओके। क्योंकि इंसान को जिस चीज़ के लिए मना किया जाए ना वो चीज़ ज़्यादा करता है, इंसान नहीं है, बचपन से ही होता है, ओके। फिर क्या है, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी द ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स लिखा हुआ है, बगल में दवा लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे ड्रग्स जो होता है वो तो आपका नेगेटिव चीज़ होता है, तो बगल में दवा लिखा है, नहीं। देखिए ड्रग्स को लेके जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत लोगों का, कि ड्रग्स को जैसे ही बोलते हैं ड्रग्स, अरे वो तो पूरा नशा करता होगा, ड्रग्स में धुन रहता होगा। ड्रग्स का मतलब बस नेगेटिव नहीं होता है। जैसे बोला जाता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ड्रग्स का भी नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। एक्चुअल में ड्रग्स होता क्या है वो जानिए। ड्रग्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, अदर देन फूड के अलावा केमिकल सब्सटेंस है जो इफेक्ट कर रहा है नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब जो भी फंक्शन बॉडी में हो रहा है उसको इफेक्ट कर रहा है बॉडी के, और माइंड, खास करके वो माइंड को इफेक्ट करता है, ठीक है। तभी बोला जाता है ना ड्रग्स लेने वाले इंसान अलग दुनिया में चले जाते हैं, हैलुसिनेशन होने लगती है उनको, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ दिखने लगती है, क्योंकि वो मेनली वो ब्रेन को ही इफेक्ट करता है, ओके। टेकन और अप्लाइड टू द बॉडी, टेकन और अप्लाइड टू द बॉडी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को अच्छा से पता होगा कि उसको कैसे लिया जाता है, ठीक है। अ ड्रग इज समथिंग दैट अफेक्ट्स योर बॉडी, एक ऐसा चीज़ जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, या तो पॉजिटिव फॉर्म में इफेक्ट करेगा या तो नेगेटिव, लेकिन इफेक्ट करेगा, ओके। ड्रग्स पास थ्रू द बॉडी, बॉडी में पास होता है, इंटरफेयर्स करता है किसके साथ, ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर। इसी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जितने भी न्यूरॉन्स ब्रेन के पास जाते हैं उसको जाके जल्दी इफेक्ट करता है, ठीक है। और देखिएगा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला कि ड्रग्स के दो चीज़ होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन इंसान नेगेटिविटी पे ज़्यादा घुसता है, पॉजिटिविटी पे नहीं। वही चीज़ है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, देखिएगा कि दो टाइप्स के ड्रग्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है और एक है रिक्रिएशनल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वैसे ड्रग्स होते हैं जब आप बीमार पड़ोगे ना तो वहाँ यूज़ किया जाता है, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, बोफिन एक्सेट्रा, बहुत सारे, ये सारे दवाई का काम करते हैं। और नेगेटिव वाले में आ जाएंगे आपका अल्कोहल, निकोटीन और कैफीन। कैफीन तो आपको पता ही होगा, अच्छे से कॉफ़ी में मिलता है, पीने के बाद जो नशा आता है ना, जितने भी आप लोग करते होंगे, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। रात में कॉफ़ी पी लेते होंगे, चलो अब नशा क्या होता है, नींद पूरा उड़ा देता है वो कॉफ़ी, ठीक है। और कॉफ़ी नींद कैसे उड़ाता है, इसकी वजह से, कैफीन की वजह से। कैफीन क्या है, ड्रग्स है, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉडी में ये सब चीज़ क्या, अच्छा जैसे कि एक होता है ड्रग्स अगर कोई ले रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कोहल ही ले रहा है। ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो मान लीजिए या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव ड्रग में दवा आ जाएगा, नेगेटिव ड्रग में जो जिसका टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जा रहा है या टॉक्सिक चीज़ है वो, ठीक है। तो जो नेगेटिव है, अब क्या होगा कि वो ड्रग एब्यूज हो जाएगा, मतलब उसका गलत यूज़ करने लगेगा। अब गलत यूज़ करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो इंसान हो जाएगा ड्रग एडिक्ट। और ऐसा नहीं है कि ड्रग एडिक्ट सिर्फ अल्कोहल, ये जितने भी ड्रग्स आते हैं वो होता है। बहुत लोग ऐसा भी होता है, थोड़ा सा बीमार पड़ गए, ले आइए पैरासीटामोल, खांसी आ गया, ले आइए पैरासीटामोल, जुकाम आ गया, ले आइए पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक एडिक्शन है, लेकिन पॉजिटिव वे में, उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन अल्कोहल में अगर ऐसा करेंगे तो अल्कोहल डैमेज कर रहा है, ठीक है। एडिक्शन पॉजिटिव वे में भी होता है, सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा मैंने समझा दिया, क्योंकि ड्रग्स को लेके बहुत लोगों को गलत कॉन्सेप्ट है कि ड्रग्स खराब चीज़ होता है। ड्रग्स खराब चीज़ नहीं होता है, ये आपकी सोच में है कि आप किस तरह से उसे यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में कर रहे हैं कि नेगेटिव वे में कर रहे हैं, ओके। पर यहाँ पे जो अल्कोहल है वो खराब चीज़ है, ठीक है।
अल्कोहल जो यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज अल्कोहल, ये दवा नहीं है, तो जाके दवा खरीद मत लीजिएगा इस तरह का। इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंबल बना दिया है कि नो, से नो टू अल्कोहल, क्योंकि बहुत सारे घर भी बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, अल्कोहल की वजह से। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फीबियंस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एम्फीबियंस कौन सा आपको दिख भी रहा होगा, और ऑप्शन से ही तो आपको पता चल जा रहा होगा कि व्हेल, टर्टल, फ्रॉग दिया हुआ है। अरे हटो ना भाई, कहाँ काहे नहीं हट रहे हो, हटो यार इसे जाने का मन ही नहीं है लगता है, रुकिए। हाँ ठीक हो गया, सुधारना पड़ता है कुछ कुछ चीजें। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन है एम्फीबियंस, ठीक है, व्हेल, टर्टल, फ्रॉग और काउ, ठीक है। तो व्हेल, टर्टल, फ्रॉग और काउ, इसमें से तो आपको समझ में आएगा, ये कोई समझाने वाली सवाल है ही नहीं, बहुत सिंपल है। एम्फीबियंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वैसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है। डायग्राम सॉरी फोटो से पता चल रहा होगा कि ये प्यारा सा मेंढक के बारे में जो पानी आए और टर टर करना शुरू कर जाते हैं, उसके बारे आप लोग जान रहे हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी द फ्रॉग। ओके आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओहो आज न्यूमेरिकल आया है, मजा आ गया, सब खुश हो गए, परेशान हो गए, कितना बायो बायो करते रहती है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ मैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1331 किलोमीटर इन 11 आवर्स बाय ट्रेन, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक मैन ट्रैवल कर रहा है कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है, डी लिख देते हैं, डी डिस्टेंस लिखा हुआ है आपका 1331 km, ओके। और उसका टाइम कितने टाइम में कर रहा है, 11 घंटे में कर रहा है, 12 आवर्स में कर रहा है, ठीक है। तो क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। फॉर्मूला पुट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम, पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1 to 1, ठीक है, आ जाएगा 1 to 1, 121 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, 10th क्लास का ये है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, हो गया ना। आंसर आपका आएगा 1 to 1, 121 किलोमीटर पर आवर। ओह ये लाल रेड एरिया आ जाता है ना, उससे ना मुझे चिढ़ है, और शायद उससे मैं पसंद हूँ, इसलिए आ जाता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी है, ठीक है। फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है, ओके, E इज इक्वल टू HV, वेयर V इज द फ्रीक्वेंसी, जहां पे मेंशन कर दिया है V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ओके। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। Which of the following physical quantity has the same dimension as H? सेम डायमेंशन एज ए, डायमेंशन मतलब समझते हैं ना, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, मतलब आपका मास, लेंथ, विड्थ, ये सब, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फोटोन एनर्जी है, ठीक है, फोटोन एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी होता है थ्रू रेडिएशन जो आता है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है E इज इक्वल टू H/V, ठीक है, जिसमें V आपका फ्रीक्वेंसी है और H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वहां पे देखिएगा ये आपका ये दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट का और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी वो दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि V किस लिए स्टैंड होता है, ठीक है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन चारों में से वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होगा H के, मतलब इसके प्लैंक्स कांस्टेंट के। आप ये पहले जानेंगे ना कि ये इसका डायमेंशन क्या होता है, ये मैंने लिख दिया MLT, क्या है, मास लेंथ टाइम। अब यहाँ डालते हैं 1, यहाँ डालते हैं 2, ठीक है, ये डायमेंशन होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब ये चारों में से सेम किसका होता है, तो ये चारों में से सेम होता है एंगुलर मोमेंटम का। ये जो है ना डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का सेम होता है टुवर्ड्स द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी एंगुलर मोमेंटम, ओके। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ,
3 लॉ दिया हुआ है, किसका, न्यूटन का 3 लॉ दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इन तीनों लॉ में, न्यूटन के ये तीनों लॉ में स्विमिंग कौन से लॉ को डिस्क्राइब करता है या कौन से लॉ में आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको याद होगा अगर, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, ठीक है, यही है ना थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, अगर ऐसा भी बोले तो सही है, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही स्विमिंग आता है। अब इसको देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखिएगा पिक्चर में, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन होता है और रिएक्शन होता है। कोई आप एक्शन किए, उसका जस्ट ऊपर ऑपोजिट रिएक्शन आया, ठीक है। कैसे स्विमिंग में कैसे होता है, स्पेशली मेंशन कर दिया है, स्विमिंग के बारे में बात करना है। जैसे स्विमर क्या होता है, पुश करता है वाटर को बैकवर्ड। अगर आप लोग कभी स्विम किए होंगे, स्विमिंग आता होगा, तो पानी को ऐसे पुश करते हैं, ठीक है, पीछे की ओर। आपने पुश किया, आपने एक्शन किया, पानी उसके अपोजिट आपको रिएक्शन क्या देता है, वाटर पुशेस स्विमर फॉरवर्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। और जैसे ही आप आगे ऐसे पुश कर रहे हो, वैसे ही वाटर आप आगे से पुश कर रहे हो, वाटर आपको पीछे से पुश कर रहा है, ठीक है। मतलब आपने एक्शन दिखाया, वो अपना रिएक्शन दिखा रहा है। इसी तरह से कैसे होता है, इंसान तैरने सीखता है, या तो यहाँ पे तो इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे ऐसे भी तैरते हैं इंसान, कोई लोग ऐसे भी तैरता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो एक्शन आप दिखा रहे हो वाटर को, और वाटर आपके एक्शन के अपोजिट रिएक्शन दिखा रहा है पीछे से, बैकवर्ड साइड से, ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द एग्जांपल ऑफ स्विमिंग, या फिर स्विमिंग पे फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहा है, स्टीफेंस लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय, स्टीफेन के नियम को किस प्रकार समझा जा सकता है। स्टीफेन जो एक साइंटिस्ट थे, उनमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों लॉ में स्टीफेन के लॉ को किसके लॉ के थ्रू समझाया जा सकता है, ठीक है। तो पिक्चर से तो समझ में आ रहा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो आंसर होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग ही हम स्टीफेंस लॉ को अंडरस्टूड या समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखिएगा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अच्छा इधर ब्लैक ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स, क्या बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का रेट, चेंज करने का जो रेट होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्रोपोर्शनल रहता है। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफरेंस बिटवीन इट्स ओन टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन इट्स ओन टेम्परेचर मतलब उसके खुद के टेम्परेचर के डिफरेंस में ही इन्वॉल्व रहता है, एंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, और उसके बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए अच्छा सा पिक्चर लेके आए हैं ताकि ये समझ में आएगा, लिखा हुआ बहुत चीज़ नहीं भी समझ में आता है। जैसे एक कप रखा हुआ है कॉफ़ी का, ठीक है, जो बहुत गर्म है, ओके। जब वो गर्म था तो उसका टेम्परेचर क्या था, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कूल होना स्टार्ट हुआ, तो कूल होना स्टार्ट कब होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कूल होना स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। सराउंडिंग टेम्परेचर दोनों का सेम है, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में आया, उनके ऑब्जेक्ट के, देखिए लिखा हुआ है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज आया, सराउंडिंग के टेम्परेचर में नहीं आया, वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दैट इज ओनली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ओके। आई होप सो कि वो डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है, डैश इज द वर्क डन टू मूव, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, फिर से डैश वो क्या है जो वर्क डन, काम किया हुआ, मूव यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, जहां पे करंट फ्लो हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक यूनिट चार्ज को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जहां पे करंट बह रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच में रहता है, तो उसको बोलते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर याद होगा पढ़े होंगे, उसे बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओके। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर
10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि अमोनिया रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म, अमोनिया रिएक्ट्स करता है एक्सेस ऑफ क्लोरीन और क्या फॉर्म करता है, मतलब रिएक्टेंट लिखा हुआ है, अगर रिएक्टेंट लिखे तो NH3 + Cl2, ठीक है। ये आपका हो गया अमोनिया, ये हो गया क्लोरीन। इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे और ये एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, नॉर्मल क्लोरीन नहीं है, ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है NCl3 एंड HCl, NCl3 + HCl, ठीक है। और ये NCl3 को बोला जाता है सोडियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। सोडियम ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है जब अमोनिया रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ, ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम और क्या निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी थक गई हूँ। हाँ, इसके बारे में बोलना चाहूँगी, क्या बोलना चाहूँगी, इसके बारे में बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है तो आप जाके किताब कम से कम खरीद लीजिए, किताब में टाइम दीजिए, बुक को अपना सारथी बनाइए, आप हमेशा ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। और मैंने एक चैलेंज भी दिया था आपको कि पढ़े सिर्फ उतना सफलता के लिए ज़रूरी है जितना, ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है या आपको ढूंढ के बताना है। अब इसके लिए आपको बुक बाय करना पड़ेगा, इसी बहाने आप बुक खरीदिएगा और आपको पता चलेगा और फिर 2-3 पेज पलटिएगा, आपकी बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। झारखंड सामान्य ज्ञान बुक की नाम है, टोटल 50+ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है इसमें। ओके, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, नहीं मिल रही है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स में कॉल कर सकते हैं ऑफिस में, ऑफिस का नंबर दिया हुआ है। और वहाँ भी अगर दिक्कत हो रहा है, कॉल कोई नहीं उठा रहा है, तो डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप, ठीक है। ये आपको वहाँ मिल जाएगी, आपको कोर्स खरीदनी पड़ेगी वहाँ से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ रहा है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से एवरेज इंटरवल, मतलब कितने दिनों में शुरू हो जाता है। ये बहुत लोगों को खास करके फीमेल्स को पता नहीं होता है, इसका आइडिया नहीं होता है कि कितने डेज में आता है, बस आ जाता है, बस उन्हें ये पता रहता है कि हाँ आ गया है। एक्चुअल में होता क्या है, कितने दिनों में आता है, क्यों होता है, ये तो यहाँ नहीं पूछा गया है। कितने दिनों में के बाद आता है, मतलब अगर डे 1 to 5 अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, उसके बाद फिर कितने आफ्टर हाउ मेनी डेज के बाद में आपका फिर से स्टार्ट होगा। सब लोग बोलते हैं मंथली आता है, बट एक्चुअल में देखिए आता है आफ्टर 28 डेज। उसका जो आने का स्टेज होता है वो है 28 डेज, 28 दिनों के बाद आता है। ओके, अब कैसे, देखिए मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है वो डे 1 to डे 5 ही रहता है, मैक्सिमम डे 1 to डे 5 होता है। उसके बाद क्या होता है, 6 to 14 डेज आपका होता है फॉलिकुलर फेज, जिसको प्रोलेरेटिव फेज भी प्रोलेरेटिव, ओह यहाँ पूरा ब्लर हो गया है इसलिए दिख भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आप फॉलिकुलर फेज समझिए ना, फॉलिकुलर फेज होता है आपका सेकेंड फेज, ठीक है। थर्ड फेज होता है आपका ओव्यूलेशन, जहाँ पे एग निकलना स्टार्ट होता है, कहाँ से, ओवरी से। ओवरी से एग आना स्टार्ट होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे ओवरी से एग, यहाँ पे ओवरी फॉर्मेशन होता है, ओवरी से एग स्टार्ट होता है आना आपके फिलिपियन ट्यूब में, वो आपका 15 to 19 डेज में हो जाता है। लास्ट स्टेज है आपका 20 to 28 डेज में, जिसमें ल्यूटल फेज कहते हैं, जिसमें यूट्रस तैयार करता है। अगर स्पर्म मिल जाएगा तो जाके फर्टिलाइज करके आगे बेबी बनाएगा, नहीं मिलेगा तो देख रहे हैं आप लाइनिंग दिख रहा है रेड कलर का, जिसको मैं ब्लैक कर दे रही हूँ, क्योंकि यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा है। क्यों, क्योंकि अंडा आ चुका है, अब स्पर्म आएगा फर्टिलाइज करेगा, नहीं आएगा तो क्या करेगा, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस उस एग के साथ निकाल देता है थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, थ्रू किसके, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो 1 से 5 डेज का आपका होता है मेंस्ट्रुएशन, 6 to 14 डेज फॉलिकुलर फेज होता है, 14 to 19 डेज आपका ओव्यूलेशन होता है, और ल्यूटल फेज होता है आपका लास्ट 20 to 28 डेज।
ओके, ये पूरा पूरी मिला के बनता है, मतलब समझ लिए फरवरी महीना तक का पूरा काम इसमें रहता है, ये साइकिल में इन्वॉल्व रहता है। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पूछ रहा है कि सोडियम, ओह एक मिनट, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सोप। सोप की कॉम्पोजिशन, सोप किससे बना हुआ रहता है, साबुन किस चीज से बना हुआ रहता है, ठीक है, यही सवाल है आपका। ऑप्शन देखिएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ लोअर फैटी एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लोअर फैटी एसिड, लिथियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, ओके ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि क्या होगा आंसर, तब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सोडियम ही इन्वॉल्व रहता है इसका सोप के फॉर्मेशन में, बट उसमें भी कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है, लोअर फैटी एसिड हायर फैटी एसिड। ये जानबूझ के ये ऑप्शंस में किया करवाया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ लोअर फैटी एसिड तो होगा नहीं, आंसर होगा इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, सोप जो बने हुए रहते हैं वो आपके सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड के बने हुए रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इधर तो क्वेश्चन में तो ध्यान गया नहीं होगा, ध्यान तो उधर ही गया होगा, तो ध्यान उधर लगवाने के लिए मैंने, मतलब ध्यान उधर रखने के लिए ही मैंने यहाँ पे फोटोज लगवाए हैं। मस्त सवाल है आपसे, 4 ब्रांड के साबुन है, ठीक है, डव है, लाइफबॉय है, डेटॉल है और पियर्स है। मस्त कंपेयर कर दिया है मैंने। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप किससे डेली नहाते मज़ेदार सवाल है। ठीक है, क्यों बार बार बस क्वेश्चन ही वाला सवाल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल भी करते हैं। ठीक है, ये सारे शॉप के मैंने नाम लिख दिए हैं, नाम नहीं लिखे, मैंने लेके आया, ब्रांड लेके आया। जब जानना चाहते हैं कि इनमें से ये चारों ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन कितनी बार देखेंगे आप, तो सारे क्वेश्चंस में देखते ही होंगे 4 ऑप्शन, बोर हो जाइएगा। ये 4 ऑप्शन में बताइए आपका कौन सा ऑप्शन है सही। ठीक है, अब ये आपकी बारी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक, वो मैं समझ जाऊंगी कि वही इसका रिप्लाई दे पाएंगे, मतलब मेरे वीडियोस वो देख रहे हैं, तभी वो रिप्लाई दे पाएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब चारों को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, इसके लिए चारों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है फेलोपियन ट्यूब कन्वेज ओव्यूल फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस थ्रू पेरिस्टाल्टिस। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि फेलोपियन ट्यूब पता है ना आपको, ये वाला, ओहो ये वाला पार्ट। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, या फिर यूट्रस का एक बोलिए पाथ, यूट्रस तक पहुंचने का एक पाइप है, वो कन्वेज मतलब ले जाता है ओवम को। ओवम मतलब एग, जो एग निकलता है उसको ओवरी से कहाँ तक, यूट्रस तक। यहाँ पे ये यूट्रस, ये वाला पार्ट तक, यूट्रस तक, थ्रू पेरिस्टाल्टिस। पेरिस्टाल्टिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब अपने आप तो नहीं जाएगा ना, वहाँ कोई मोटर तो ऑन, स्विच तो नहीं लगा हुआ है कि स्विच ऑन किए, मोटर से पानी निकला और चला गया दूसरी जगह। नहीं, बॉडी में ऐसा नहीं होता है। बॉडी में ऐसा होने के लिए क्या होता है, पेरिस्टाल्टिस एक प्रोसेस होता है। पेरिस्टाल्टिस में क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे फूड नीचे जाता है हम लोग के। ये हमारे यहाँ भी होता है एसोफेगस में। ठीक है, तो क्या होता है, पेरिस्टाल्टिस के थ्रू ओवरी, ये ओवरी से वो ओवम मतलब एग को यहाँ लाया जाता है। ठीक है, तो ये सही आंसर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, हम लोग को गलत ऑप्शन ढूंढना है, ये ऑप्शन सही है। सेकंड देखिएगा, सेकंड लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये भी सही है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि वो, देखिए इम्प्लांटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो ओवरी है वो आपका क्या फर्टिलाइज करता है,
फेलोपियन ट्यूब, फॉलिकल ट्यूब नहीं, फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज करता है, किसके साथ, स्पर्म के साथ, और वहां बनाता है जाइगोट। जाइगोट बना के वो जाके बच्चे को एक जगह रख के वहां पे बड़ा करना है, तो उसको स्टेज को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और वो लगभग फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद ही हो जाता है शुरू। सोचिए कितना फास्ट होता है, 1 हफ्ते बाद ही फर्टिलाइजेशन के मतलब मेल का स्पर्म और एग मिला क्या बना, जाइगोट बना, और ये जाइगोट तुरंत जाके एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो तुरंत जाके 1 हफ्ते में ही इतना कुछ हो जाता है, जाके इम्प्लांट हो जाता है कहाँ, यूटेरस में। ओके, ये भी सही आंसर है, ये भी सही ऑप्शन, ओहो यहाँ पे ए होगा, ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड है कॉपर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मेल मैमल्स। अब इसको नहीं दिखा सकते, पिक्चर में नहीं है, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर है। कॉपर्स ग्लैंड जो होते हैं वो मेल मैमल्स में, मेल ह्यूमन बींग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट, तो जो गलत है वो है लास्ट वाला क्या गलत है, द एम्ब्रियो डेवलप्स अप टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेट इन फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल गलत, ये एकदम गलत है। मैंने समझाया कि इसे फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्पर्म और एग जाके मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जाइगोट फिर उसके बाद आ जाता है आपका यूट्रस में। जैसे आप देख रहे होंगे, फर्टिलाइज एग हुआ, 2 सेल्स डिवाइड करना शुरू हुआ, 4 सेल, 8 सेल के बाद जब डिवाइड करता है तो उसको बोला जाता है मोरोला, और उसके बाद जो डिवीजन होता है उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट इसलिए क्योंकि अंदर में खाली जगह है, ठीक है। और यही वाला चीज पूछा जा रहा है कि फेलोपियन ट्यूब में क्या वो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में बनता है, नहीं, वो आपका बनता है यूटेरस में। देखिए यहाँ ब्लास्टोसिस्ट दिया हुआ है, यूटेरस में फॉर्म हो रहा है, और फेलोपियन ट्यूब आपका यहाँ है। तो करेक्ट आंसर जो कि गलत है इसमें वो है आपका डी नंबर, जो है द एम्ब्रियो डेवलप्स अप टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन फेलोपियन ट्यूब। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछ रहा है, पर्ल, हीरे मोती कहाँ बनते हैं। पर्ल इज सिक्रेटेड बाय डैश लेयर। पर्ल कौन से लेयर से सिक्रेट होता है, पर्ल किस में आएगा आपके, पर्ल आता है आपके मोलस्का फाइलम, ठीक है। कहाँ सिक्रीट होता है, या क्या सिक्रीट होता है, कौन सा लेयर से सिक्रीट होता है, ये पूछ रहा है। क्या वो कैल्शियम रहता है, क्या वो कवरिंग ऑफ प्रिस्मिक कंटेंट, कवरिंग ऑफ प्रिस्मिक कंटेंट होता है, मैंटन होता है, या मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है मैंटल। देखिए मोलस्का किंगडम में, सॉरी फाइलम में, नॉट किंगडम, किंगडम एनिमल हो जाएगा, मोलस्का फाइलम में आता है ये पर्ल आपका। बेसिकली क्या फॉर्म होता है कि पर्ल का फॉर्मेशन देखिए कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है कि पर्ल कैसे फॉर्म होता है। वो वाला पिक्चर लाना भूल गया जिसके अंदर वो पर्ल रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो मैंटन होता है, मैंटन लेयर होता है, ठीक है, वही फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका, किसका, पर्ल का। देख रहे हैं मदर ऑफ पर्ल, ये वाला मदर ऑफ पर्ल, यहाँ पे पहले क्या हुआ, ये शेल है आपका, आउटर मोस्ट लेयर, ये फॉर्म करना शुरू हुआ, लेयर बनना शुरू हुआ, और एक पर्ल का आउटर लेयर है, ये बाहर वाला आउटर लेयर है, सेल्स का बना हुआ, और एक पर्ल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो जो इसमें हेल्प करता है, पर्ल सिक्रीटेड बाय, किससे सिक्रीटेड होता है, किसके द्वारा किस परत के द्वारा बनता है, तो वो है मैंटल। और देखिएगा यहाँ इतना सुंदर सुंदर हीरा मोती दिखाया हुआ है, वो बस देखने को है, ठीक है। उम्मीद भी मत कीजिएगा कि कभी मिलेगा बिना मेहनत के। वैसे आजकल इसका भी फर्टिलाइजेशन होता है, कल्टीवेशन। फर्टिलाइजेशन इज डिफरेंट वर्ड, कल्टीवेशन मतलब बनाया जाता है। ओके, आप लोग रील वगैरह अगर स्क्रॉल करते होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारा पर्ल वगैरह वो पानी में जाती है, काट के इतना सारा निकाल लेती है, बट इट्स नॉट दैट इजी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बायलैटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, इन चारों में से ये चारों क्या है, ये चारों आपके फाइलम है, एनिमल किंगडम के फाइलम है, एनिमल किंगडम के फाइलम है, उनके नाम है क्या क्या है, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ, स्पोरीफेरा। एक मिनट, चारों नहीं है, 3 है, यहीं तक है, मैंने ऑप्शन नहीं देखा था। ये जिम्नोस्पर्म आपके प्लांट किंगडम में आएंगे, एनिमल में नहीं आते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों में से, अब ये तो ऑप्शन से हट ही गया, ये होगा ही नहीं, ये तीनों में से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, नहीं ग्रुप है, तीनों में से कौन सा फाइलम है जिसका बायलैटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज प्लाटीहेल्मिन्ट्स। प्लाटीहेल्मिन्ट्स के होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। आप समझते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी क्या होता है, देखिएगा पहले समझिए बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी क्या होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी वो होता है जिसको दो भाग में अगर बांटेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इसके वो लेजर लाइट लगाया हुआ है, लेजर लाइट नहीं है, वो उसको डिवाइड किया गया है उसके बॉडी को। ठीक है, अब उस बॉडी को डिवाइड करेंगे ना, ये आपका फ्लैटवर्म और फ्लिक, इसका भी बॉडी को अगर डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, अगर सीधा रहता तो भी मैं डिवाइड करने का कोशिश करती हूँ, ऐसे अगर आप डिवाइड कीजिएगा नहीं डिवाइड हो पाया, ये डिवीजन चाहता ही नहीं है, पर मैं इसे डिवाइड करके रहूँगी। चलिए अब डिवाइड कर दिया, दिख ही नहीं रहा है अब लगता है, ब्लैक कलर से कर देती हूँ। इससे अगर हम डिवाइड करना कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा डिवाइड होगा। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे दो भाग में, तो क्या होगा, बायलैटरली डिवाइड कर रहे हैं, दो भाग में काट रहे हैं लैटरल फॉर्म में, तो क्या होता है इक्वली दोनों साइड कट जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी क्या होता है, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी का मतलब होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उनमें 3 जर्म लेयर से वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमन बीइंग का भी फॉर्मेशन होता है तो वो 3 जर्म लेयर से फॉर्म होता है। ठीक है, तो बॉडी जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है किसका, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होता है प्लेटीहेल्मिन्ट्स का, मतलब उनमें 3 लेयर होता है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों चीज होता है। इसमें आप देख रहे होंगे बस 2 ही लेयर दिख रहा है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये आपका डेड सेल्स है। ठीक है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होता है, बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला मीजोडर्म और उसके बाद सबसे अंदर वाला एंडोडर्म। अगर उसके सेक्शन को काटेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा आपको, तीनों लेयर दिख रहा होगा, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, कट सेक्शन है, और ये बीच वाला आपका डाइजेस्टिव डक्ट है, और ये है आपका सिलोम। ओके, ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में, ये समझ गए ना, इसका होगा प्लैटीहेल्मिन्ट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एज न्यूक्लिन बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। 4 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, 8 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, और करेक्ट आंसर क्या है आपका, एफ मिशर। ठीक है, एफ मिशर ही वो साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर किए थे न्यूक्लिक एसिड। देखिए कैसे डिस्कवर किए थे, आइए जानते हैं उनके बारे में। उनका पूरा नाम था जोनास फ्रेडरिच मिशर, और वो स्विस फिजिशियन और बायोलॉजिस्ट थे। हमको लगता है वाइट से नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, ब्लैक, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो पूरा HD हाई करके देखिएगा, 5G का ज़माना है, अब थोड़ा कंजूसी कीजिएगा तो कैसे चलेगा। हाँ, क्या था, स्विस फिजिशियन और बायोलॉजिस्ट थे, डिस्कवर किए थे न्यूक्लिक एसिड 1869 में। ठीक है, और वो क्या देखे थे कि ये न्यूक्लिक से ही डिस्कवर हुआ, न्यूक्लिक जो वर्ड है ना, इसी से डिस्कवर होके आया ये न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओहो ऐसे हो गया, ये न्यूक्लिन से ही डिस्कवर होके आया ये न्यूक्लिक एसिड। ओके, कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लिन वॉज फर्स्ट हैज, उसमें क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज था, फिजिकल नहीं, एसिडिक प्रॉपर्टीज देखा, किसने देखे, इन्होंने देखा। ठीक है, और फिर वो नाम क्या दे दिया उसे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन में उन्हें एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा, तब वो डिस्कवर कर दिए न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, और ये उनकी पिक्चर है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका, याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी न्यूक्लिन से कौन किया था, एफ, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, पूरा नाम इनका जोनास फ्रेडरिच मिशर है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये है, विच सब्सटेंस इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन चारों में से वो कौन सा सब्सटेंस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं मिलता है मतलब सेल के अंदर नहीं मिलता है।
क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल का आउटर लेयर है। ओके, सेल का आउटर लेयर को ही बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब वो सेल के बाहर का चीज है। लिपिड, लिगिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब देखिएगा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूरी सेल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूट्रिशन है भाई, मिलना जरूरी है उन्हें। तो आंसर क्या होगा, लिगिन। लिगिन क्या होता है, लिगिन होता है आपका वो जो उधर मैंने लिखा है, लेके आई हूँ, मुझे भी पता है, ये सेल के अंदर नहीं मिलता, सेल के बाहर मिलता है। मतलब सिंपल सा कहानी, अगर सेल के अंदर नहीं मिल रहा है, सेल मेम्ब्रेन नहीं मिल रहा है, तो मतलब वो सेल वॉल में मिल रहा होगा। सबसे पहला चीज, अगर वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सिंपल सा बात है कि वो सेल वॉल में मिल रहा होगा। अगर वो सेल वॉल में मिल रहा है तो ये ऑफ कोर्स ये सिंपल चीज है कि वो प्लांट किंगडम में होगा, या प्लांट में ही मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिगिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, जो मेनली डिराइव होता है वुड से, और इंटरग्रल, ओहो ये ब्लर हो जाता है इसलिए सही से दिखता नहीं है। चलिए, सेकेंडरी सेल वॉल्स प्लांट्स एंड सम एल्गे, कहाँ कहाँ मिलता है सेकेंडरी सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स, और सम कुछ एल्गे में भी मिलता है। ठीक है, नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स होता है और एक्ट करता है एज अ ग्लू के जैसा एक्ट करता है, टू होल्ड द फाइबर टुगेदर। और यहाँ फिर से उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लिगिन जो होता है केमिकली बाउंड रहता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, मटेरियल से, और ये थ्रू आउट द सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बीइंग डिपॉजिटेड बिटवीन द माइक्रोफाइब्रिल्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉल थिकनिंग प्रोसेस। ठीक है, वॉल का थिकनिंग प्रोसेस में भी हेल्प होता है ये लिग्निन का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो नहीं मिलता है वो है आपका लिग्निन। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या बीजों का अध्ययन कहलाता है। द स्टडी ऑफ सीड्स इज नोन एज, स्टडी ऑफ सीड्स क्या होता है, 4 ऑप्शन है, स्पर्मोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पिलियो बॉटनी, कार्पोलॉजी। ठीक है, बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बीजों के अध्ययन को कहा जाता है स्पर्मोलॉजी। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स के पिक्चर्स लगे हुए हैं, आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको अगर इनमें से कोई भी अगर एक सीड, ये नींबू नहीं है, ठीक है, कोई भी एक सीड अगर समझ में आया होगा कि हाँ ये सीड देखे हैं, ये नींबू नहीं है, ये सारे सीड्स के डायग्राम हैं, सॉरी पिक्चर्स है, बार बार भूल जाती हूँ, पिक्चर्स है। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा है कि पोटैटो, द स्पीसीज थ्रू विच पोटैटो इज एसोसिएटेड, आलू कौन सी जाति से संबंधित होता है, आलू कौन से जाति, कौन से स्पीसीज से, मतलब जो पोटैटो है आपका वो कौन से स्पीसीज से एसोसिएटेड है, कौन से स्पीसीज से लाया गया है। इसका करेक्ट आंसर देखिए जाए सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, पोटैटो का कॉमन जो स्पीसीज से उसे लाया गया है, जिस जाति से संबंधित है वो। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सब आपको रटना पड़ेगा, स्पीसीज, जीनस, ये सब रटने वाली चीज़ है। आज ये क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछ रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा आपको पता होगा, द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द बेबी। ठीक है, कनेक्शन होता है मदर और बेबी के बिटवीन का कनेक्शन, वो जो 9 मंथ्स बेबी रहते हैं किसके, मदर के वोम्ब में, पेट में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, थोड़ा बायोलॉजिकल चीज़ है। बोला जाता है कि बच्चा पेट में है, पेट में बच्चा नहीं होता है, पेट में खाना होता है। एक्चुअल में जिसमें बच्चा होता है उसे बोला जाता है वोम्ब। ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं गर्भ। ठीक है, तो क्या होता है पूछ रहा है यार, तो उनके बीच में मदर के बीच में और बेबी के बीच में वो 9 मंथ्स का जो रहता है ना डील या कनेक्शन, वो कैसे होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, तो जो ये कनेक्शन क्रिएट करता है उसी को बोला जाता है प्लासेंटा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों में से प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा का फंक्शन कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम मदर ब्लड सेल टू फिटस, फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, फैसिलिटेट्स supply of oxygen and nutrients to embryo, secretion of
एस्ट्रोजन। ठीक है, देखिए जो नहीं करता है वो है आपका ए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम मदर ब्लड टू फिटस। आरबीसी रेड ब्लड सेल मदर के ब्लड से फीटस को ट्रांसफर क्यों करेगा भाई? वो उसका काम है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल को या तो एम्ब्रियो से निकालना, एम्ब्रियो मतलब बेबी के बेबी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा या तो निकालने का काम करता है या तो सप्लाई करने का, क्या? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल को एम्ब्रियो को दे रहा है, बेबी को दे रहा है। तीसरा लिखा हुआ है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बेबी के हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, ये हार्मोन जो है ये बॉडी में मिलता है किसके? ह्यूमन बोल रहे हैं, ओहो ह्यूमन के बॉडी में, मैंने सेव कर दिया, ह्यूमन के बॉडी में नहीं, फीमेल के बॉडी में मिलता है। वो हार्मोन आपका क्या करता है? बॉडी के हेल्दी डेवलपमेंट में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ये। करेक्ट आंसर क्या है? गलत किसके बारे में दिया हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम मदर ब्लड टू फिटस। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, जैसे डायग्राम बोल दिया, ये सुधारना होगा। पिक्चर में देख रहे होंगे आपको कि यहाँ पे दिखा रहा है एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे थ्रू एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू ही वो प्लासेंटा से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और यही प्लासेंटा आपको इसी के थ्रू उस बच्चे को खाना पानी जो भी है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड उसके बॉडी में, मदर के बॉडी में जा रहा है तो उसके बॉडी में भी जा रहा होगा। वेस्ट मटेरियल में हो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मदर कुछ कंज्यूम कर रही है टॉक्सिक चीज़, उसको निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम मदर ब्लड टू फिटस। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे में। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका एक सॉल्यूशन। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा दे रही हूँ, ऑप्शन बच्चे से समझा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 25 ओम। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले लिखते हैं आर, फिर लिखते हैं टी। ठीक है, आर फॉर रेजिस्टेंस, टी फॉर टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। तो एक काम करते हैं, स्मॉल टी नहीं लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। ओके, पहला का दिखाया एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस कितना है? 20 है, 20 ओम। ओम की जगह क्या लिख रही हूँ? 20 ओम है। ओके, और उसका टेम्परेचर है 20 सेल्सियस। ओके, और सेकेंड का क्या दिया हुआ है? सेकेंड का है आपका 60 ओम दिया हुआ है और टेम्परेचर है आपका 500 सेल्सियस। आपका लास्ट का क्या करना है? लास्ट का ही आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है। लास्ट का टेम्परेचर निकालना है। ये है आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका होगा RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, और यहाँ T होता है। अब वो टाइम आप देख लीजिएगा, टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टक से लिखिए कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, चलिए आ जाइए, हमारी बुक आई हुई है न्यू वाली, जो आप लोगों ने देखी होगी। देखिए, ये वाली बुक के बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे है, अवेलेबल है, हमारे कोई भी स्टोर में अवेलेबल है, जाके खरीदिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ये बुक स्पेशली आपका कौन से एग्ज़ाम के लिए? फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए है। स्पेशली वो सब एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये बुक बनाई गई है। 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस 1 लाइनर है। ओके, और ये बुक के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि इसमें 50 सेट्स हैं, 50 सेट्स है विथ OMR सीट्स के साथ अवेलेबल है। बहुत सारी बुक में OMR सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें अवेलेबल है। ये जनरली JPSC को टारगेट करते हुए बनाया गया है, ये जनरली आपका JSSC CGL को टारगेट करते हुए बनाया गया है। अगर आप बुक नहीं मिल रहा है आपको स्टोर बुक में,
या स्टोर में, बुक स्टोर में नहीं मिल रहा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर फ्रॉम गूगल, सॉरी स्टडी फॉर गोल्स लिखा हुआ है, आपका नंबर यहाँ भी सेम नंबर है, आप कॉल कीजिए, आपको बुक चाहिए, आप बुक मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ अगर ये कॉल करने से भी आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड स्टडी फॉर गोल्स ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और जाके डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी बुक। कोर्सेज लेकिन खरीदनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए जाके अभी भी बोल रही हूँ, जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप जाके डाउनलोड कीजिए। जितनी भी बुक्स के बारे में मैंने बताया है ना, आपके पास कितना सारा सोल्यूशन देखिए हम लोग कर दिए हैं। अगर आपको बुक स्टोर में नहीं मिल रही हो तो आप लोग कॉल करके हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर कॉल नहीं रिसीव हो पा रही है हमारी टीम से, अगर बहुत लोग बिजी रहते हैं काम करने में, हमारी टीम से अगर आपका रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, ये ऐप में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसमें आपको वीडियो की अपडेशन आते हुए रहेगी, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मेरी वीडियोस कैसे लगती है स्पेशली मुझे बताइएगा। कोई क्वेरी होगा मेरे वीडियो को लेके या फिर मेरे सब्जेक्ट्स को लेके तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।